Hi friends, welcome to my channel English with Pooja. Learn English, love English. So friends, now as you know कि आरपीएससी की वैकेंसीज निकली हैं 918 और उसमें इंग्लिश लिटरेचर की भी वैकेंसीज हैं। तो आई एम गोना स्टार्ट अ सीरीज़ पूरा कोर्स आरपीएससी का और नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं पूरा कोर्स आपको वीडियोज़ में दूंगी, प्रोवाइड कराऊंगी एंड वी विल ऑल्सो डू द MCQs। हर टॉपिक पे बेस्ड MCQs करेंगे जो नेट में भी आ सकते हैं और आरपीएससी में भी पॉसिबल है। एंड before starting, let me tell you that I am net qualified in English literature and I am an assistant professor in a college. So without further ado, let us start the video. Okay, so today we are going to start part 1 of Plato. And in this, before moving on to specifically Plato, first I would like to describe the growth of ancient Greek criticism कि Greek criticism कैसे start हुआ था. We will talk about that. So first of all, the first point is एज ऑफ पेरिकल्स। एज ऑफ पेरिकल्स जो थी वो गोल्डन एज थी ग्रीस में आर्ट और लिटरेचर में। तो इसके अंदर बहुत सारे राइटर्स थे जैसे हिसोइड, जैसे नीचे जो सेकंड पॉइंट में इट इज़ रिटन फिडियास, पॉलीग्नोटस, एस्चुलस, सोफोकल्स, यूरिपिडीज एंड एरिस्टोफेन्स। फिडियास और पॉलीग्नोटस आर्टिस्ट थे और बाकी जो ये चार लिखे हुए हैं दीज वर द राइटर्स। तो ये ग्रेट आर्टिस्ट और राइटर्स थे। इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस में ग्रीक आर्टिस्ट के नाम आ सकते हैं और चौथा कोई और आर्टिस्ट या राइटर का नाम आ सकता है। तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें से ग्रीक कौन सा नहीं है। उसके बाद यू शुड नो कि क्रिटिसिज्म स्टार्ट कब हुआ था। तो क्रिटिसिज्म स्टार्टेड एज अर्ली एज 6th सेंचुरी BC। ओके, तो 6th सेंचुरी BC में क्रिटिसिज्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, बट हाउ, इन व्हाट फॉर्म, कैसे स्टार्ट हुआ था कि थोड़े बहुत ओकेजनल रिमार्क्स थे, थोड़े बहुत हिंट्स थे, थोड़े बहुत ही डायलॉग्स थे क्रिटिसिज्म के जो इधर उधर कुछ राइटर्स के वर्क में आपको देखने को मिले थे। यानी कि फुल फ्लेजेड क्रिटिसिज्म स्टार्ट नहीं हुआ था 6th सेंचुरी में। व्हेन इट स्टार्टेड 4th सेंचुरी BC में क्रिटिसिज्म ब्लॉसम्ड। एक्चुअली 4th सेंचुरी BC में क्रिटिसिज्म पूरी तरह से डेवलप होने लग गया था। तो सॉरी, नाउ कमिंग ऑन टू कि ग्रीक क्रिटिसिज्म कैसे डेवलप हुआ था। जब फिलोसोफर्स जीनोफेन्स और हेराक्लिटस, ये फिलोसोफर्स थे दो उस टाइम के बहुत फेमस, इन्होंने कंडेम किया था होमर को। होमर, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू नो इट वेरी वेल हु वाज होमर। होमर ने 2 बहुत फेमस एपिक्स लिखे थे, इलियाड एंड ओडिसी। तो जीनोफेन्स और हेराक्लिटस जो फिलोसोफर्स थे इन्होंने होमर को कंडेम किया था। और ऑन द कॉन्ट्रारी थियाजिनस और एनेक्सागोरस, ये 2 और फिलोसोफर्स थे, इन्होंने होमर को डिफेंड किया था बाय एलिगरी। इन्होंने एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन दिया था होमर के एपिक्स का, तो इन्होंने होमर को डिफेंड किया था। तो इस तरीके से ग्रीक क्रिटिसिज्म इस तरीके से आपका शुरू हुआ था। तो और बात करें कि एंशियंट ग्रीस में और क्रिटिसिज्म में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई थी, तो होमर थे, हिसोइड थे, जीनोफेन्स, पिंडार और गॉर्जियास, इनके वर्क्स में इधर उधर आपको थोड़ा बहुत क्रिटिकल आइडियाज़ मिलेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें थियोरी ऑफ इंस्पिरेशन की, तो आपको पता होगा, यू मस्ट हैव रेड पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन, जॉन मिल्टन हैज़ रिटन पैराडाइज लॉस्ट। इन दैट जॉन मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज़। जॉन मिल्टन म्यूज़ को इन्वोक करते हैं इंस्पिरेशन के लिए कि मुझे इंस्पिरेशन प्रोवाइड कराओ। डिवाइन इंस्पिरेशन के लिए म्यूज़ को इन्वोक करते हैं कि मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन मिले तो मैं बहुत अच्छी पोम या बहुत अच्छा अलाइंस में लिखूं। तो ये जो थियोरी ऑफ इंस्पिरेशन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब से स्टार्ट हुई थी। तो ये आपको, होमर ने 2 बहुत ही ग्रेट एपिक्स लिखे थे, इलियाड एंड ओडिसी, एज ऑल ऑफ यू नो दैट। तो उसकी स्टार्टिंग लाइंस में ही उन्होंने म्यूज़ को इन्वोक किया था इंस्पिरेशन के लिए, टू अटर द ट्रुथ ऑफ थिंग्स। तो एज यू नो दैट इन पैराडाइज लॉस्ट ऑल्सो जॉन मिल्टन ने जो एपिक लिखा है उसमें भी उन्होंने म्यूज़ को इन्वोक किया था इंस्पिरेशन के लिए, जिससे वो बहुत अच्छा एपिक लिख पाएँ। तो ये तभी से स्टार्ट हो गया था। और ये हिसोइड जो एक बहुत बड़े राइटर थे उस टाइम के, तो उन्होंने भी थियोगोनी के प्रीफेस में ये लिखा था कि मुझ में आप डिवाइन म्यूज़िक का आर्ट, म्यूज़ को इन्वोक किया था कि डिवाइन म्यूज़िक का आर्ट आप मुझ में भी भरें। तो होमर क्या मानते थे कि होमर तो एक तरफ मानते थे कि पोइट्री का एंड क्या है, प्लेजर है। होमर क्या मानते थे ये आपको याद रखना पड़ेगा। होमर मानते थे पोइट्री का एंड प्लेजर है
और ऑन द अदर हैंड जो हिसॉइड थे वो ये मानते थे कि पोइटिक फंक्शन क्या है, टीचिंग है या फिर कन्वेइंग अ डिवाइन मैसेज। ये उनका पॉइंट था हिसॉइड का। तो यहाँ पे दिस इज़ ऑल्दो अ वेरी स्मॉल वीडियो, पर इसके अंदर इतने पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं कि एज ऑफ पेरिकल्स ग्रीक की क्या थी, गोल्डन एज थी। आर्टिस्ट कौन थे, फिडियास पॉलीग्नोटस थे। राइटर्स कौन थे, एसिचिलिस, सोफोकल्स, यूरिपिडीज, एरिस्टोफेन्स थे। क्रिटिसिज्म स्टार्ट कब हो गया था, 6th सेंचुरी बीसी में। 4th सेंचुरी बीसी में क्रिटिसिज्म एकदम फुल फ्लेजेड हो गया था। जीनोफेन्स एंड हेराक्लिटस फिलोसोफर थे जिन्होंने होमर को कंडेम किया था। थियाजेनिस एंड एनेक्सागोरस ने डिफेंड किया था होमर को एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन से देके। सो कमिंग ऑन टू प्लेटो स्पेसिफिकली, नाउ वी विल डिस्कस प्लेटो। प्लेटो इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर व्यू पॉइंट देखें नेट का या आरपीएससी या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेटो वॉज बॉर्न इन 429 बीसी या 427, इनमें से कोई पर्टिकुलर इसका डेट नोन नहीं है कहीं भी, तो ये दो के बीच में माना जाता है इसका बर्थ। एंड ही वाज सन ऑफ एरिस्टन एंड पेरिक्टियन। एरिस्टन एंड पेरिक्टियन के बेटे थे ये, और उनके पेरेंट्स एथेनियंस थे, ग्रीक थे। फॉलोअर ऑफ सॉक्रेट्स, ये सॉक्रेट्स के फॉलोअर थे और बहुत ही फेमस डिसाइपल थे सॉक्रेट्स के। तो उनके साथ ही बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते थे, और उनके सारे जो फ्रेंड्स और फॉलोअर्स थे उनके सबके साथ इनका उठना बैठना था। ये माना जाता है कि प्लेटो ने सबसे पहले अपना करियर पोएट के तरह स्टार्ट किया था, पर जब सॉक्रेट्स से ये मिले तो ही डिस्ट्रॉयड ऑल हिज पोम्स एंड ड्रामास एंड बिगैन टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। तो ये क्या चाहते थे, ये पॉलिटिक्स में शाइन करना चाहते थे। बट जब एग्जीक्यूशन हुआ सॉक्रेट्स का 499 बीसी में, तो इन्होंने क्या किया, ही अबैंडेंड पॉलिटिक्स और रिटायर हो गए, मियाग्रा चले गए सॉक्रेट्स के दूसरे फॉलोअर्स के साथ में। फिर नेक्स्ट 12 ईयर्स जो थे इनकी लाइफ के, इन्होंने बहुत सारी वॉर्स में, एथेनियन वॉर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत ट्रैवल किया इन्होंने। ये इजिप्ट गए, नॉर्थ अफ्रीका, सिसिली, इटली, बहुत ट्रैवल किया। तो लास्ट इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 347 बीसी में। 387 बीसी में इन्होंने एक अकेडमी फाइंड की थी, तो वहाँ पे इन्होंने कम से कम 40 साल इन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन चलाया। वहाँ इन्होंने सुपरवाइज किया वर्क फिलॉसफी के ऊपर, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेस, जूरिस्प्रूडेंस एंड प्रैक्टिकल लेजिस्लेशन। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया एंड ही रोट 25 डायलॉग्स एंड अपॉलॉजी लिखी इन्होंने। तो इनका वर्क अगर देखा जाए तो रफली हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आई नाउ टेल यू अबाउट द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो इन these 3 periods. Okay, so if we want to talk about like 3 periods of Plato's life and what works he has written, so here are all the works. So in first period he wrote Apology Laches, Charmides, Euthyphro, Crito, Hippias Minor. आई नो दीज नेम्स आर रियली ऑकवर्ड, बहुत ही अजीब लग रहे हैं प्रोनाउंस करने में, बट ग्रीक हैं तो इसलिए नाम भी ऐसे ही हैं। सेकेंड पीरियड में फीडो, सिम्पोजियम इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है। देन इन थर्ड पीरियड ही रोट सोफिस्ट, स्टेट्समैन, पेलेबस, टिमियस एंड लॉज। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इन वर्क्स को, स्पेशली इंपॉर्टेंट आर सिम्पोजियम एंड रिपब्लिक. So here students, I want to end my today's video, and I would really love your comments and suggestions on videos. How did you like my video? Please tell me and write down in comments, and please like, share and subscribe the video, and there will be more videos coming on English literature according to viewpoint of RPSC and NET aspirants. सो प्लेटो क्या बिलीव करते थे, प्लेटो बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियाज़। प्लेटो क्या थे, एक आइडियलिस्ट थे। आइडियलिस्ट यानी कि जो एक अपना एक आइडियाज़ में, मेटाफिज़िक्स के आइडियाज़ में बिलीव करते थे, और वो ये भी मानते थे कि जितने भी आइडियाज़ हैं और जो वर्ल्ड है, इवन जो वर्ल्ड है, अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हेवन की आर्कीटाइप्स हैं, हेवन की कॉपीज़ हैं, इमिटेशन है। जो वर्ल्ड है ये भी हेवन का कॉपी है, इमिटेशन है। तो आइडियाज़ और जो हेवनली आर्कीटाइप्स है वही सच है, और उनकी कोई भी इमिटेशन है उसको वो रियलिटी से हटा हुआ मानते थे। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड भी एक सैम्पल है हेवन का, तो उसको भी अगर कोई पोएट या पेंटर अगर पेंट करता है किसी भी चीज़ को, तो वो एक तरह से इमिटेशन को ही पेंट कर रहा है,
क्योंकि लिए ऑलरेडी वो वर्ल्ड की या अर्थ की किसी भी चीज़ को एक जिसको कहते हैं कॉपी या इमिटेशन मानते थे। तो अब पोएट या पेंटर, यहाँ पे लास्ट लाइन में मैंने लिखा है पोएट्स एंड पेंटर इमिटेट्स ट्रांजिएंट वर्ल्ड, जो टेम्पररी वर्ल्ड की चीज़ें हैं उन्हीं को उनको अगर वो पेंट करते हैं, आर्टिस्ट कुछ भी बनाता है तो वो एक इमिटेशन की ही इमिटेशन बना रहे हैं। तो इसको आप ऐसे इजीली समझ सकते हैं कि मान लो एक आइडिया रियलिटी है, एक हेवन रियलिटी है, हेवन की इमिटेशन वर्ल्ड है और वर्ल्ड को ही वो पेंट कर रहे हैं। तो वो दो बार जैसे कि थर्ड पॉइंट में है आर्ट रिमूव्स रियलिटी 2 टाइम्स, तो 2 बार वो मानते हैं कि रियलिटी को पोएट और पेंटर 2 बार रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए कि वो इसलिए बोला जाता है कि आर्ट डज नॉट डील इन ट्रूथ, इसलिए वो बिलीव ही नहीं करते थे आर्ट के अंदर। So friends, if you have any problem regarding this topic, you can write in the comment section, and if you want notes of this particular topic, you can ask me in the comment section. I will provide you with the PDF. And this was the part 1 of Plato, and I will be posting a new video on Plato part 2. Thank you so much.